गाइस एक बार एक इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा था कि रिएक्ट जो है वो फास्ट कैसे होता है या उसकी प्रोसेस ऑप्टिमाइज कैसे होती है। तो मैंने आंसर दे दिया कि वर्चुअल डॉम और रिकंसिलिएशन की वजह से। और मैं काफ़ी श्योर थी अपने आंसर को लेके। लेकिन उसने मुझसे आगे पूछा कि डॉम रेंडरिंग तो ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव होती है, और आप जो ये वर्चुअल डॉम और रिकंसिलिएशन के प्रोसेस बता रहे हो, दिस इज एन एड ऑन ऑन टॉप ऑफ नॉर्मल डॉम रेंडरिंग। तो फिर आप ये कैसे बोल सकते हो कि ये रिएक्ट प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर रहा है या उसे फास्ट बना रहा है? वो तो प्रोसेस में एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करके दे रहा है, एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड कर दे रहा है। और मेरे पास इस बात का कोई आंसर नहीं था उस टाइम पे। तो गाइस आज के वीडियो में हम यही बातें डिस्कस करेंगे कि वर्चुअल डॉम क्या होता है, रिकंसिलिएशन क्या होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिसके लिए आप आए हो, रिएक्ट फाइबर क्या होता है और वो कैसे काम करता है। मैं आपको एक्चुअल ब्राउजर की रेंडरिंग कैसे काम करती है, वर्चुअल डॉम किस तरीके से काम करता था और अब फाइबर कैसे काम करता है, सारी प्रोसेस को इन डेप्थ समझाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि रिएक्ट ने प्रोसेस को ऑप्टिमाइज किस तरीके से करा हुआ है। अगर आप सिर्फ फाइबर पढ़ने के लिए आए हो, आपको ये सारी चीजें नहीं जाननी, तो वीडियो में टाइम स्टैम्प्स भी मैंने ऐड करे हुए हैं, आप डायरेक्टली फाइबर की प्रोसेसिंग पे जंप कर सकते हो। और हाँ गाइस, एक चीज और है, ये वीडियो मेरे को 2 पार्ट्स में अलग अलग रिकॉर्ड करनी पड़ी है। तो हो सकता है मेरे कपड़े या बैकग्राउंड थोड़ा चेंज हो जाए, तो आप उसको माइंड मत करना। लेकिन कंटेंट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। गाइस इस वीडियो को बनाने के लिए और इस टॉपिक को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, जिससे कि मैं आपको हर चीज़ इन डेप्थ बता पाऊँ और आपको एक्सप्लेन भी बहुत इजी फॉर्मेट में कर पाऊँ। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो इस सब को डिस्कस करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ब्राउजर रेंडरिंग किस तरीके से वर्क करती है, इसका थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ऑलराइट, तो बेसिकली क्या होता है, जैसे ही हमारा जो ब्राउजर होता है वो सर्वर से HTML और CSS ये ऑब्टेन कर लेता है, तो ये डॉम और CSS क्रिएट कर देता है। उसके बाद फाइनली एक रेंडर ट्री बन जाता है। रेंडर ट्री बनने के बाद ब्राउजर डिसाइड करता है कि क्या लेआउट होगा, मतलब कौन सी चीज़ किस पोजीशन पे किस प्लेस पे आएगी, और फिर उसको पेंट करना स्टार्ट करता है। उसके बाद जैसे ही कोई अपडेट होता है, हमारा डॉम और CSS फिर से बनता है, रेंडर ट्री फिर से क्रिएट होता है। उसके बाद हमारा प्रोसेस आता है रीफ्लो और रीपेंट का प्रोसेस आता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें फिर से रिकैलकुलेट होता है उसकी पोजीशनिंग, फिर से सारी चीज़ें रीपेंट होती हैं जिनमें भी कुछ स्टाइल या कुछ भी अपडेट हुआ होता है। और ये स्पेसिफिकली जो दोनों प्रोसेसेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और कहीं ना कहीं रिएक्ट इन्हीं को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है कि ब्राउज़र कैसे वर्क करता है, तो मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके एक बार वो देख लेना। अब रिएक्ट इस प्रोसेस को कैसे ऑप्टिमाइज कर रहा है, तो उसके लिए बात कर लेते हैं वर्चुअल डॉम की। आगे बढ़ने से पहले गाइज, आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते रहते हैं कि आपकी जॉब नहीं लग रही है, इंटरव्यूज़ क्लियर नहीं हो रहे हैं, या कुछ कुछ आपकी प्रॉब्लम आ रही है। अब इन सारी चीज़ों के लिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आप मुझसे लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बताना फिर भी ये बहुत लिमिटेड होता है। अगर आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से आंसर जानने हैं तो फिर आप ये टॉपमेट पे जा सकते हो और वहाँ से मेरे साथ एक 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हो, और मैं आपको आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग गाइडेंस प्रोवाइड करने का ट्राई करूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वर्चुअल डॉम बेसिकली एक लाइट वेट कॉपी होता है एक्चुअल डॉम की, यानी कि एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है एक्चुअल डॉम का। अब इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी और क्या इशू था पहले डॉम मैनिपुलेशन में, पहले वो समझ लेते हैं हम। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने ये एक प्रोग्राम खोला हुआ है। इसमें क्या हो रहा है बेसिकली कि एक स्पैन है जिसमें बार बार टाइम अपडेट हो रहा है, और ये अपडेट एलिमेंट जाके डॉक्यूमेंट के रूट में इंसर्ट हो जा रहा है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे देखो, ये नॉर्मल डॉम मैनिपुलेशन, अभी हम रिएक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ बेसिकली अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, अपडेट तो हमारे सिर्फ स्पैन का टाइम हो रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा पूरा डिव री रेंडर हो रहा है। देखो, ब्राउज़र अभी इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि अगर इस पेज पे और एलिमेंट्स होते तो वो री रेंडर नहीं होते, क्योंकि ब्राउज़र को भी अब इतना पता है कि जो चीज़ अपडेट हो रही है उसी को रीपेंट और रीफ्लो उसी को करना है, वो बार बार सारा कुछ पूरा पेज री रेंडर नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे तब भी वो इतना प्रिसाइजली इसको मैनेज नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे देखो, स्पैन अपडेट हो रहा है तब भी हमारा पूरा का पूरा एलिमेंट जो है वो अपडेट हो रहा है। यही सेम कोड जब हम रिएक्ट में देखते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ हमारा स्पैन अपडेट हो रहा है और पूरा का पूरा डिव अपडेट नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि हाँ, रिएक्ट ने एक लेवल तक प्रोसेस को ऑप्टिमाइज तो कर दिया है।
अब उसके लिए रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट की प्रोसेस में जैसे मैंने आपको बताया वर्चुअल डॉम क्रिएट होता है, यानी कि पहला एक होता है एक्चुअल वर्चुअल डॉम और दूसरा फिर उसकी एक कॉपी क्रिएट होती है। तो एक बार वो देख लेते हैं। तो जैसे कि आप चेक करोगे, इस जो अभी हमने एग्जाम्पल चेक करा था उसमें इनिशियल वर्चुअल डॉम कुछ इस तरीके से क्रिएट होगा। पहले एक डिव होगा, यहाँ पे मैं आपको चेक करा देती हूँ कि जैसे यहाँ पे एक डिव है, फिर h3 है, फॉर्म के अंदर इनपुट है और ये एक स्पैन है। तो ये वर्चुअल डॉम ऐसे ही क्रिएट होगा। डिव है, डिव के चिल्ड्रन क्या आते हैं h3, फॉर्म, स्पैन, और स्पैन के अंदर क्या आ रहा था, टाइम आ रहा था। उसके बाद एक नया वर्चुअल डॉम क्रिएट होगा, यानी कि एक और कॉपी क्रिएट होगी जिसमें कि क्या होगा, बाकी सारी चीज़ें तो सेम है लेकिन टाइम जो है वो अपडेट हो गया। अब रिएक्ट क्या करेगा, इन दोनों वर्चुअल डॉम्स को कंपेयर करेगा, इनिशियल वर्चुअल डॉम को और अपडेटेड वर्चुअल डॉम को, और देखेगा कि अच्छा टाइम अपडेट हो गया है। और ये क्या करेगा, फिर एक्चुअल डॉम में जाके इस टाइम को अपडेट करेगा और इस एलिमेंट को रीपेंट करेगा। अब इसी कंपैरिजन के प्रोसेस को और फिर एक्चुअल डॉम अपडेट करने के प्रोसेस को हम रिकंसिलिएशन बोलते हैं। रिकंसिलिएशन के केस में क्या होता था, एक एल्गोरिथम यूज होती थी रिकंसाइल करने के लिए एलिमेंट्स को, जिसको कि हम डिफिंग एल्गोरिथम बोलते हैं। अब डिफिंग एल्गोरिथम में क्या होता है, दो चीज़ें सबसे मेन होती हैं। पहला, वो क्या करता है, आपके मल्टीपल अपडेट्स को एक साथ बैच कर देता है, यानी कि ये नहीं है कि अलग अलग एलिमेंट्स में स्टेट अपडेट हो रही है तो वो बार बार जाके डॉम को रीपेंट करेगा। उन सारे अपडेट्स को बैच करेगा और एक बार में पुश करने का ट्राई करेगा। और दूसरी चीज़ जो होती है उसको मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे हमने ऐप में इज लॉग्ड इन की फंक्शनैलिटी क्रिएट की हुई है, इसमें हमने चेक करा है कि अगर इज लॉग्ड इन है तो फिर यहाँ पे हम h1 देंगे, वेलकम बैक यूजर, और अगर लॉग्ड इन नहीं है तो हम एक लॉगिन का बटन प्रोवाइड करेंगे। अब देखो, अगर हमारी इज लॉग्ड इन की स्टेट फॉल्स होती तो हमारा वर्चुअल डॉम कुछ इस तरीके से बनेगा कि इसका टाइप, यानी कि ये वाला टाइप डिव आ जाएगा, उसके बाद इसके अंदर प्रॉप्स आ जाएंगे, क्लास नेम ऐप, फिर चिल्ड्रन आ जाएंगे, बटन, फिर उसके बाद चिल्ड्रन आ जाएगा लॉगिन। ठीक है। और जब ये डॉम यहाँ पे अपडेट होगा, यानी कि जो अपडेटेड डॉम आएगा, वर्चुअल डॉम आएगा, उसमें क्या था, ऊपर डिव ही था, उसके बाद क्लास नेम ऐप थी, लेकिन चिल्ड्रन में जाके यहाँ पे टाइप चेंज हो गया, h1 और प्रॉप्स आ गए, फिर वेलकम बैक यूजर चिल्ड्रन में आ गया। ठीक है। अब क्या होगा, रियल डॉम को अपडेट करने के लिए रिएक्ट इन दोनों डॉम्स को स्टार्टिंग से कंपेयर करना स्टार्ट करेगा। तो वो देखेगा कि ये टाइप डिव था, यहाँ पे भी टाइप डिव है, फिर इसके अंदर प्रॉप्स आ गए, प्रॉप्स के अंदर क्लास नेम ऐप आ गया। अब यही क्लास नेम अगर आप चेंज कर देते तो वो यहीं के यहीं इसको एज इट इज चेंज करता और आगे बढ़ जाता। ठीक है। अभी तो ये सेम है। अब ये चिल्ड्रन के अंदर आया यहाँ पे, फिर इसने देखा यहाँ पे टाइप जो है वो बटन है, लेकिन यहाँ पे टाइप जो है वो h1 है। तो वो क्या करेगा, रियल डॉम में इस पूरे एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर देगा और फिर इसको फिर से क्रिएट करना स्टार्ट करेगा h1 से और उसको अपडेट कर देगा। अब ये सारा प्रोसेस तो ठीक था, काफ़ी सही लग रहा होगा आपको, काफ़ी अच्छी प्रोसेस लग रही होगी, लेकिन उसके बाद भी रिएक्ट ने रिएक्ट फाइबर को इंट्रोड्यूस किया। अब रिएक्ट फाइबर क्या है, रिएक्ट फाइबर एक न्यू रिकंसिलिएशन एल्गोरिथम है, यानी कि रिएक्ट अब जो भी अपडेट्स करता है अपनी फाइबर रिकंसिलिएशन एल्गोरिथम को यूज़ करने के बाद करता है। अब ये पहले वाली डिफिंग एल्गोरिथम जो थी, इसमें क्या प्रॉब्लम थी और फाइबर की क्या जरूरत पड़ी। तो प्रॉब्लम थी कि जैसे मान लो आपने कोई भी एक इनपुट एलिमेंट बनाया हुआ है जहां पे यूजर टाइप कर रहा है। अब हम अज्यूम करते हैं कि जब यूजर टाइप कर रहा है तो पीछे से 10 API कॉल्स भी जा रही हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी प्रोसेस है या जो हमारा यूजर एक्सपीरियंस है वो बेटर नहीं हो पा रहा, और वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि जो पीछे API कॉल्स आ रही हैं उनको हमें डीप्रायोरिटाइज करना है और यूजर एक्सपीरियंस को बेटर करना है। तो यहाँ पे क्या था कि रिएक्ट डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि कौन से हाई प्रायोरिटी एलिमेंट्स हैं और कौन से लो प्रायोरिटी एलिमेंट्स हैं। इस अभी तक का जो प्रोसेस था जिसमें डिफिंग एल्गोरिथम यूज हो रही थी वो पूरा का पूरा सिंक्रोनस प्रोसेस था, एक सिंगल स्टैक में सब चलता था। मतलब एक बार जो भी आपने पुश कर दिया वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आप नई चीज़ को पुश नहीं कर सकते हो। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि प्रायोरिटी डिसाइड नहीं हो पा रही थी और बहुत सारी प्रायोरिटी अपडेट्स रह जा रही थी जो यूज़र एक्सपीरियंस को उतना बेटर नहीं बना पा रही थी। इसकी वजह से रिएक्ट ने रिएक्ट फाइबर को इंट्रोड्यूस किया रिएक्ट वर्जन 16 के बाद से। तो ये वैसे तो काफ़ी पुराना है पर बहुत लोगों को नहीं पता अभी तक कि क्या होता है। अब फाइबर की वर्किंग को समझने के लिए कि फाइबर किस तरीके से काम करता है, पहले हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। तो जैसे ये हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें ये ऐप फंक्शन है, इसके अंदर एक रैपर है, फिर इसके अंदर एक लिस्ट है। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको लूप में नहीं डाला गया है, सिंपली इसको दो लिस्ट आइटम है, लिस्ट आइटम ए, लिस्ट आइटम बी, फिर उसके बाद एक सेक्शन है, इसके अंदर ऐड बटन है और ये स्पैन है जो नंबर ऑफ आइटम्स 2 आपको डिस्प्ले कर रहा है। अब फाइबर के केस में क्या होगा, ये इस हर एक एलिमेंट को एक फाइबर कंसिडर करेगा। फाइबर क्या है, एक पीस ऑफ वर्क है और ये इस हर एलिमेंट को यानी कि इसको भी हर एक चीज़ को एक फाइबर नोड कंसिडर करेगा और फिर इन सबको मिला के एक फाइबर ट्री फॉर्म हो जाता है। अब इसके लिए आपको और आगे प्रोसेसिंग कैसे चलती है उसके लिए हमको 2 चीज़ें और पता होनी चाहिए।
एक होता है करेंट ट्री और एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि यहाँ पे अब ये वाले 2 ट्री हैं, ठीक है। एक हो गया करेंट ट्री, ठीक है। करेंट ट्री मतलब क्या है कि जो भी आपका यूआई करेंटली रेंडर हो रहा है, यानी कि जो भी आपका इंटरफेस करेंटली रेंडर हो रहा है आपके सामने, वो करेंट ट्री है, आप ऐसे समझ सकते हो उसको, उसका रिप्रेजेंटेशन ये करेंट ट्री है, ठीक है। और जो भी आपका मतलब जो भी आपने अपडेट कर दिए या जो भी आपको अपडेट्स करने हैं वो आपके इस वर्क इन प्रोग्रेस ट्री में रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ट्री क्रिएटेड ड्यूरिंग कंप्यूटेशन आफ्टर एनी अपडेट विच विल बी यूज फॉर नेक्स्ट रेंडरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइप की ट्री हैं, करेंट ट्री और वर्क इन प्रोग्रेस ट्री। अब आगे की प्रोसेस कैसे होगी, देखो सबसे पहले एक नया प्रोग्राम पूरा रेंडर हो रहा है, तो अभी तक रिएक्ट के पास कोई सा भी ट्री नहीं है, ठीक है। तो इनिशियल फाइबर ट्री उसको सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा। अब इनिशियल फाइबर ट्री का रूल क्या होता है कि बेसिकली देखो, इसको हम ट्री बोल रहे हैं बट ये है एक लिंक लिस्ट है, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन के लिए, ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको ट्री बोल रहे हैं, बट दिस इज जस्ट अ लिंक लिस्ट जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से लिंक्ड है इवेंचुअली। तो इसका क्या रूल होता है कि ये क्या करेगा कि पेरेंट एलिमेंट से स्टार्ट करता है रेंडर करना, उसके बाद देखता है कि इसका कोई चाइल्ड है क्या, अगर उसको चाइल्ड मिलता है तो फिर वो उसके पास जाता है और फिर वो चिल्ड्रन के पास जाता जाता है अनटिल एंड अनलेस वो लास्ट नोड पे नहीं आ जाता है। जब उसको लास्ट नोड मिल जाती है फिर वो उसके सिबलिंग चेक करना स्टार्ट करता है, फिर सिबलिंग के पास जाएगा, सिबलिंग के चिल्ड्रन हैं अगर वो चेक करेगा, अदरवाइज वापस सिबलिंग के पास आ जाएगा। ऐसे करते करते जब सिबलिंग भी मिलने खत्म हो जाते हैं तो फिर वो फाइनली पेरेंट नोड के पास रिटर्न कर जाता है। अभी आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ कि कैसे क्रिएट होता है। तो जैसे एक मान लो आपका कोई होस्ट रूट था, यानी कि एक रूट एलिमेंट है, उसका चाइल्ड है हमारा ये ऐप, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले चाइल्ड देखेगा कि इसका चाइल्ड ऐप है, ठीक है। ऐप का चाइल्ड क्या है, रैपर है, रैपर को W से रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये पहले इसके पास जाएगा। फिर रैपर का चाइल्ड देखेगा क्या है, लिस्ट है, यानी कि दिस लिस्ट, ये रैपर का चाइल्ड है। उसके बाद क्या करेगा, फिर देखेगा कि लिस्ट का क्या चाइल्ड है, तो लिस्ट का चाइल्ड है लिस्ट आइटम ए, तो ये यहाँ पे देख लेगा लिस्ट आइटम ए है, ओके। अब यहाँ पे आ गया, ये लीफ नोट हो गया। अब इसके बाद इसको कोई चिल्ड्रन नहीं मिला। अब इस नोट पे ये चेक करना स्टार्ट करेगा कि क्या इसका कोई सिबलिंग है, तो यहाँ पे सिबलिंग देखेगा, ओके दिस इज लिस्ट आइटम बी, ये इसका सिबलिंग है, ठीक है। उसके बाद ये लिस्ट आइटम बी क्या करेगा, फिर इस लिस्ट के पास रिटर्न कर जाएगा। अब जब ये इसके पास रिटर्न कर गया, अब इसके पास आगे कहीं जाने के लिए कोई चिल्ड्रन नहीं है, फिर ये चेक करेगा कि क्या इसका कोई सिबलिंग है, तो यस इसका सिबलिंग है ये सेक्शन। फिर अगेन सेम प्रोसेस होगी, सेक्शन से जाएगा, सेक्शन से भी बटन मिलेगा इसको, ये बटन मिल गया, बटन फिर अपना सिबलिंग ढूंढेगा। बटन का सिबलिंग क्या था, ये स्पैन, यहाँ ये स्पैन के पास चला गया, स्पैन ने फिर ये वापस यहाँ पे रिटर्न कर गया सेक्शन के पास। सेक्शन क्या करेगा, ये वापस अब ये दोनों एलिमेंट कहाँ रिटर्न कर जाएंगे, रैपर के पास, क्योंकि अब ना तो इनका कोई सिबलिंग है ना इनका कोई चिल्ड्रन बच्चा जो रेंडर नहीं हुआ है। उसके बाद ये ऐप के पास चला जाएगा और ऐप वापस होस्ट रूट के पास चला जाएगा। अगर इस रैपर का भी कोई चाइल्ड होता, सिबलिंग होता सॉरी, तो ये पहले इस सिबलिंग के पास जाता, फिर वापस आता, ये सिबलिंग फिर पेरेंट के पास जाता, और ये तो पेरेंट के पास जा ही रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो पीछे जाके दोबारा से एक बार देख लेना। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारा सबसे पहले एक इनिशियल रेंडर ट्री क्रिएट हो गया। अब इसके बाद आएंगे हम अपडेटिंग के फेज में। तो गाइस अभी तक आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि करेंट ट्री क्या होता है और वर्क इन प्रोग्रेस ट्री क्या होता है, और रिएक्ट किस तरीके से ट्रेवर्स करता है अपने फाइबर नोड्स को, अपने कंपोनेंट्स को। ये सब चीजें आपका एक बेस सेटअप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी कि किस तरीके से रिएक्ट काम कर रहा है। अब इसके आगे हम उसी रेंडरिंग को एक प्रोग्राम के थ्रू प्रॉपरली समझेंगे कि फाइबर ट्री कैसे बनता है और ये प्रोसेस किस तरीके से चलती है। तो देखो अभी जैसे हम ये प्रोग्राम को कंसिडर करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ऐप कंपोनेंट है जो कि क्रिएट हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास स्टेट है नेम की, एक लोडिंग स्टेट है, और यहाँ पे एक H2 है जिसको क्लिक करने पे यहाँ पे ये नेम को सेट कर रहा है टू सोफिया, और लोडिंग स्टेट को सेट कर रहा है ट्रू पे, लेकिन ये स्टार्ट ट्रांजिशन में जाके इस लोडिंग स्टेट को ट्रू सेट कर रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है बिकॉज ये जो सेट नेम है ये एक हाई प्रायोरिटी अपडेट है, और जो ये स्टार्ट ट्रांजिशन वाला अपडेट है ये एक लो प्रायोरिटी अपडेट है। और यही वो चीज है जिसके लिए फाइबर यूज होता है, टू प्रायोरिटाइज हाई प्रायोरिटी थिंग्स ओवर लो प्रायोरिटी थिंग्स। तो अब इसके बाद क्या होगा गाइस, इसके लिए रिएक्ट क्या करेगा, सबसे पहले देखो अभी सबसे पहले जो है कोई भी ट्री नहीं है रिएक्ट के पास, ठीक है। पहली माउंटिंग स्टार्ट हो रही है। माउंटिंग के लिए रिएक्ट क्या करेगा, सबसे पहले एक वर्क इन प्रोग्रेस ट्री को क्रिएट करने का स्टार्ट करेगा। देखो अभी करंट ट्री तो कोई है ही नहीं है ना, तो एक वर्क इन प्रोग्रेस ट्री को क्रिएट करना स्टार्ट करेगा। अब इसके लिए क्या होता है, एक रूट नोड क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और रूट नोड के अंदर क्या होता है, वो चेक करता है सबसे पहले हमारा ऐप से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, राइट। तो यहाँ पे ये ऐप को जाके ऐड कर देता है।
अब देखो ये जो प्रोसेस होती है इसमें भी 2 स्टेप्स होते हैं, ठीक है? वो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि वो क्या होते हैं। तो फाइबर रिकंसिलिएशन के 2 फेजेस होते हैं, ध्यान से सुनना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? 2 फेजेस होते हैं, पहला फेज होता है रेंडर फेज और दूसरा फेज होता है कमिट फेज। रेंडर फेज यानी कि वो फेज जिसमें वो जाके हर एक नोड को, हर एक एलिमेंट को रेंडर कर रहा है, और कमिट फेज यानी कि वो फेज जिसमें वो सारे चेंजेस को कमिट कर दे रहा है और ब्राउजर पे पुश कर दे रहा है। अब रेंडर फेज के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है बिगिन वर्क और एक होता है कंप्लीट वर्क। बिगिन वर्क क्या हुआ, हर एक नोड पे जा रहा है रिएक्ट और कुछ वर्क को स्टार्ट कर रहा है, इसको कहते हैं बिगिन वर्क, ठीक है? बिगिन वर्क फेज में क्या होता है, हमारा जो ये फाइबर ट्री है ये क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे ये चेक करता है कि क्या कोई भी नोड जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है ऑलरेडी, तो उसको क्रिएट कर देता है। अगर पहले से प्रेजेंट है तो उसको अपडेट कर देता है। तो अभी हम क्योंकि पहला ट्री क्रिएट कर रहे हैं तो कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो सब कुछ बिगिन वर्क क्रिएट करेगा। कंप्लीट वर्क में क्या होता है कि उसी नोड के वर्क को ये कंप्लीट कर देता है। कंप्लीट करने का मतलब होता है कि उसके लिए एक डॉम नोड क्रिएट कर देता है, साथ ही में उस फाइबर नोड के साथ उस डॉम नोड को लिंक कर देता है, और एक साइड इफेक्ट की लिंक लिस्ट बना लेता है जिसमें वो सारे चेंजेस को ऐड कर देता है। ये चीजें आपको नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं, अभी आपको उसी डायग्राम में मैं सारी चीजें ढंग से एक्सप्लेन करूंगी, बस आप मेरे साथ बने रहना, आपको 100% प्रोसेस पूरी समझ में आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या होगा, अब ये होगा कि जैसे ही ये इस रूट नोड पे जाएगा, रूट नोड पे जाते सबसे पहले क्या करेगा, बिगिन वर्क स्टार्ट कर देगा, बिगिन वर्क। ओके, तो यहां पे इसने क्या किया, बिगिन वर्क स्टार्ट कर दिया। अब ये रूट नोड इसको रिटर्न करेगा कि मेरा चाइल्ड तो ऐप है, ठीक है? अभी पहले हमारी पहली वर्क इन प्रोग्रेस ट्री ही बन रही है, ठीक है? बिगिन वर्क क्या देखेगा, बिगिन वर्क बोलेगा मेरा चाइल्ड तो ऐप है, तो ये इस बिगिन वर्क को ऐप रिटर्न कर देगा, और ये बिगिन वर्क क्या करेगा, मतलब ऐप के पास जाएगा और ऐप पे भी बिगिन वर्क स्टार्ट हो जाएगा। वही जो मैं आपको प्रोसेस बता रही थी ना कि पहले नोड से फिर आप चाइल्ड के पास जा रहे हो, फिर आप चाइल्ड के पास जा रहे हो, तो वो प्रोसेस फॉलो हो रही है ये। अब ऐप बोलेगा कि ऐप का चाइल्ड क्या है, ऐप का चाइल्ड है H2, तो ये अब H2 के पास जाएगा और H2 पे बिगिन वर्क स्टार्ट कर देगा, ठीक है? अब बिगिन वर्क क्या देखेगा, ये देखेगा कि अभी तक बिगिन वर्क ने क्या देखा, बिगिन वर्क ने देखा कि रूट नोड थी, नहीं थी, उसने फाइबर ट्री में, याद रखना फाइबर ट्री में रूट नोड क्रिएट कर दी। फिर इसने क्या किया, फाइबर ट्री में ही ऐप नोड क्रिएट कर दी। अब बिगिन वर्क ने देखा H2 अभी क्योंकि पहली बार चल रहा है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, बिगिन वर्क ने H2 भी क्रिएट कर दिया। अब बिगिन वर्क ने देखा क्या H2 का कोई चाइल्ड है, तो अब ये जो इसके अंदर का कंटेंट वगैरह है, क्लिक टू अपडेट, मैं इसमें नहीं जा रही हूँ वरना बहुत लंबा हो जाएगा, तो अभी हम अज्यूम करते हैं कि H2 तक ही रुक गया। इसने देखा H2 का कोई चाइल्ड है, नहीं, H2 का कोई चाइल्ड नहीं है। जैसे ही ये लीफ नोड पे आएगा और इसको मिला के कोई भी चाइल्ड नहीं है, यानी कि यहाँ इसने देखा चाइल्ड इक्वल टू नल है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसके इमीडिएटली बाद ही यहाँ पे कंप्लीट वर्क को कॉल कर देगा। तो क्या हुआ, जब चाइल्ड नहीं मिला तो क्या कॉल कर दिया, कंप्लीट वर्क, ठीक है? अब ये कंप्लीट वर्क का क्या काम है, मैंने आपको क्या बताया था, कंप्लीट वर्क क्या करेगा कि ये जो फाइबर नोड है, मान लो ये H2 हमारी फाइबर नोड है, इसके लिए क्या करेगा, एक तो डॉम नोड क्रिएट कर देगा, ठीक है ना? फाइबर नोड क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, डॉम नोड मतलब एक्चुअल डॉम नोड, ठीक है? डॉम नोड क्रिएट करेगा, उसके बाद इसको इस फाइबर नोड से अटैच करेगा। फाइबर नोड को अटैच करने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि ऐसे कुछ बनता है, लेट्स से H2 डॉट स्टेट नोड इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गई H2, इसको एज्यूम करते हैं कि इसका नाम है H2 डॉम नोड। ओके, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से अटैच कर देगा, स्टेट नोड इज इक्वल टू यहाँ पे डॉम नोड बना देगा, मतलब ये डॉम नोड मतलब जो भी एक्चुअल डॉम नोड बनी वो, ठीक है? उसके अलावा ये क्या करेगा, उसके अलावा एक इफेक्ट लिस्ट भी क्रिएट कर देगा, इफेक्ट लिस्ट क्रिएट कर देगा। इफेक्ट लिस्ट क्या होती है, एक टाइप की लिंक लिस्ट होती है, ठीक है? जिसमें क्या होता है कि जो भी नोड्स होती है जो अपडेट होनी होती हैं उनको यहाँ पे ये ऐड कर देता है। तो यहाँ पे क्या होती है, हमारी H2 फाइबर नोड ऐड होगी, एक्चुअल नोड नहीं ऐड होगी। इफेक्ट लिस्ट तो बना रहा है, यानी कि उन कनेक्टेड नोड्स की लिस्ट तो बना रहा है, लेकिन उसमें फाइबर नोड ही ऐड कर रहा है। एक्चुअल डॉम नोड को ये फाइबर नोड रेफर करके बाद में क्रिएट कर देंगी, ठीक है? तो इसने यहाँ पे ये लिस्ट क्रिएट कर दी। अब क्या होगा, अब ये देखेगा कि अब H2 के बाद सारी कहानी खत्म हो गई। अब उस ट्री में हमने क्या देखा था कि उसके बाद क्या ट्रैवर्स होते हैं, सिबलिंग ट्रैवर्स होते हैं। तो यहाँ पे जब ये सिबलिंग ट्रैवर्स होंगे तो फिर से क्या होगा, ये यहाँ से प्रोफाइल के पास जाएगा और प्रोफाइल पे फिर से क्या होगा, प्रोफाइल पे बिगिन वर्क कॉल हो जाएगा। अब प्रोफाइल के अंदर जाएगा, देखेगा इसका कोई चाइल्ड है कि नहीं, बोलेगा नहीं है, इसका कोई चाइल्ड नहीं है। तो अब इस पे क्या होगा, फिर से कंप्लीट नोड कॉल्ड हो जाएगा, ठीक है? अब जब ये कंप्लीट वर्क कॉल होगा तो ये जो हमारी इफेक्ट लिस्ट है इसमें यहाँ पे फाइबर नोड के साथ साथ ही हमारी
प्रोफाइल की नोड भी अटैच हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे हमारी प्रोफाइल का फाइबर नोड भी आ जाएगा। तो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ हमारी आगे की नोड्स भी क्रिएट होती जाएंगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो H2 है, प्रोफाइल है, डैशबोर्ड है, ये सब क्या है, ये सब सिबलिंग्स है, इनका पेरेंट क्या है, इनका पेरेंट ऐप है, तो ये उसी तरीके से क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये वाली इफेक्ट लिस्ट में आगे नहीं बना रही, आई होप आप खुद ही समझ जाओगे आगे किस तरीके से चल रहा है। उसके बाद क्या होगा तीसरा, उसके बाद अब ये देखेगा इसका कोई चाइल्ड नहीं है, फिर ये सिबलिंग ढूंढेगा। अब सिबलिंग क्या मिल गया, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पे फिर बिगिन वर्क कॉल हो गया, फिर से यहाँ पे कंप्लीट वर्क कॉल हो गया। अब जब यहाँ पे कंप्लीट वर्क क्यों कॉल हुआ, क्योंकि अब इसको कोई चाइल्ड नहीं मिला। ठीक है, अब इन तीनों की नोट्स बना ली, सब कुछ मिल गया, अब ये वापस जाएगा पेरेंट के पास। ठीक है, अब पेरेंट पे भी देखेगा कि कोई और वर्क कुछ पेंडिंग नहीं है, अब इसकी भी कोई सिबलिंग नोड नहीं है। अब इस पे क्या करेगा, ये कंप्लीट वर्क को यहाँ पे भी कॉल कर देगा और फिर फाइनली रूट पे भी कंप्लीट वर्क को कॉल कर देगा। इससे क्या हुआ, आपकी एक इफेक्ट लिस्ट पूरी प्रिपेयर हो गई, जिसको पता है कि कौन कौन से नोड्स को अब हमें क्रिएट करना है। वो नोड्स एज फाइबर नोड यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन उसका जो मैंने आपको बताया था एक स्टेट नोड करके इसके अंदर एक प्रॉपर्टी प्रेजेंट होगी जो कि इसकी डॉम नोड को पॉइंट कर रही होगी, और यहां से इसको पता चल जाएगा कि अब इसे कौन कौन से डॉम एलिमेंट्स क्रिएट करने हैं। तो अब क्या होगा, जैसे ही इसकी पूरी रेंडरिंग कंप्लीट होगी, रिएक्ट क्या करेगा, एक्चुअल अपडेट्स को डॉम पे पुश करना स्टार्ट करेगा, एक्चुअल एलिमेंट्स को डॉम पे क्रिएट करना स्टार्ट करेगा। और उसके बाद फाइनली क्या होगा, हमारी जो ये वर्क इन प्रोग्रेस ट्री थी, ये हमारी करेंट ट्री बन जाएगी। ठीक है, तो यानी कि क्या हो गया, इसको अब ये करेंट ट्री बनाएगा और जब भी अपडेट आएगा तो एक नया वर्क इन प्रोग्रेस ट्री बनाना स्टार्ट करेगा। तो ये हमारे था फर्स्ट माउंट। फर्स्ट माउंट मतलब जिसमें हमारा जो डिफ था ये सोए, यानी कि इनिशियल वैल्यू हमने उठाई, इसकी लोडिंग डैशबोर्ड हमने इनिशियल वैल्यू उठाई बिना अपडेट वाली। ठीक है, अब आ जाएगा अपडेटिंग फेज, यानी कि वो फेज जिसमें हमारी स्टेट अपडेट हो रही है। अपडेट फेज कब ट्रिगर होगा, जैसे न्यू स्टेट सेट हो रही है, न्यू प्रॉप्स आ रहे हैं। ठीक है, अपडेट फेज में होता क्या क्या है, सबसे पहले अपडेट के लिए क्या होगा, एक अपडेट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और इसको इनक्यू हो जाएगा ये अपडेट क्यू के अंदर। इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या होगा, एक पेलोड होगा, टाइम स्टैम्प होगा और प्रायोरिटी लेवल भी होगी। ठीक है, उसके बाद ये अपडेट फेज क्या करेगा, सब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उस फाइबर नोड को मार्क कर देगा एज नीडिंग वर्क, यानी कि हर फाइबर नोड जिसको वर्क की जरूरत है उसको मार्क कर देगा कि दिस नोड नीड्स वर्क। ठीक है, और उसके बाद क्या करेगा, ये रूट फाइबर के पास जाएगा और उसके बाद मतलब फाइबर तक भी ये इन्फॉर्म कर देगा, यानी कि ऊपर ऊपर बबल अप करके भी इन्फॉर्म कर देगा कि भैया दिस नोड नीड्स वर्क। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यानी कि हर इस नोड को बता रहा है, यानी कि इसने डैशबोर्ड को बता दिया दिस नीड्स वर्क, प्रोफाइल को बता दिया दिस ऑल्सो नीड्स वर्क, और बबल अप करते करते गया तो इसने ऐप को बता दिया कि भैया यू ऑल्सो नीड वर्क, और रूट को बता दिया कि यू ऑल्सो नीड वर्क, यानी कि जो भी इससे रिलेटेड नोड्स होंगे सबको बता देगा कि किस किस को वर्क करने की जरूरत है। तो यहाँ पे किस किस को वर्क की जरूरत है, प्रोफाइल, डैशबोर्ड, ऐप और रूट। ठीक है, लेकिन मेन जो वर्क करने की जरूरत है वो प्रोफाइल और डैशबोर्ड को है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अपडेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, तो अपडेट ऑब्जेक्ट में इसने क्या क्या क्रिएट करा, जैसे पहला ऑब्जेक्ट इसने क्रिएट करा फॉर प्रोफाइल अपडेट। प्रोफाइल अपडेट में इसने बताया कि क्या अपडेट होना है, नेम अपडेट होना है और लेन यानी कि सिंक लेन। अब ये जो लेन है अब ये डिसाइड करती है कि प्रायोरिटी क्या होगी। तो जैसे इसको सिंक लेन असाइन हुई, सिंक लेन एक हाई प्रायोरिटी के लिए यूज होती है, और सेकंड वाले को इसने बताया कि भैया इसमें क्या होगा कि पेलोड चेंज हो रहा है, लोडिंग हमारी ट्रू हो रही है। तो यहाँ पे देखो ना, जो सेट स्टेट था लोडिंग ट्रू हो रही है, नेम यहाँ पे सोफिया हो रहा है। तो सेकंड इसने ऑब्जेक्ट में इसने क्या दिया, पेलोड है, लोडिंग ट्रू, और लेन हो गई ट्रांजिशन लेन, यानी कि ये जो है ये हमारी लो प्रायोरिटी लेन है। तो ऐसे इसने अपडेट ऑब्जेक्ट्स बना दिए। ओके, और नोट्स को मार्क कर दिया कि दीज नोट्स नीड वर्क। अब अपडेट के 3 फेजेस होते हैं, शेड्यूलिंग, रेंडर और कमिट फेज। शेड्यूलिंग के फेज में क्या होता है कि एवरी अपडेट इज गिवन प्रायोरिटी, यानी कि हर अपडेट को एक प्रायोरिटी दी जाती है, इमीडिएट, नॉर्मल या फिर लेन्स जिसको हम आजकल बोलते हैं। ये चेक करता है कि कोई हाई प्रायोरिटी वर्क पेंडिंग तो नहीं है। यानी कि बेसिकली क्या हो रहा है कि ये अपडेट फेज जो हो रहा है ये चेक करके आ रहा है कि कौन कौन सा टास्क शेड्यूल है, उनको क्या क्या प्रायोरिटी असाइन हुई है, और उसके बाद ये रेंडर और कमिट फेज किस किस टास्क पे पहले परफॉर्म करना है। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं फिर से। तो अब जैसे क्या हुआ, प्रायोरिटी क्यू लेट से क्रिएट हो गई शेड्यूलर के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने बताया कि सिंक लेन में जो है वो फाइबर वाला प्रोफाइल वाला फाइबर है, और ट्रांजिशन लेन में जो है वो डैशबोर्ड वाला फाइबर है। अब देखो, फाइबर की प्रोसेस जो थी वो एसिंक्रोनस प्रोसेस थी, यानी कि वो हाई प्रायोरिटी अपडेट्स को ऊपर लेके जाती है। तो वो यहीं से काम हो रहा है। सबसे पहले क्या होगा कि ये जो सिंक लेन वाली अपडेट है इसको पहले पिक करा जाएगा एज कंपेयर टू ट्रांजिशन लेन वाली अपडेट। तो अब फिर से ये प्रोसेस कैसे होगी वो देख लेते हैं। तो अब इस प्रोसेस के लिए क्या होगा, एक न्यू वर्क इन प्रोग्रेस ट्री क्रिएट होना स्टार्ट होगी।
तो इसको हम बोल सकते हैं WIP ट्री। ओके, अब ये WIP ट्री में ये क्या करेगा, अब सबसे पहले क्या होगा, बिगिन वर्क स्टार्ट होगा। बिगिन वर्क स्टार्ट होगा तो वो क्या करेगा, यहां से देखो इसके पास एक करंट ट्री में रूट नोड ऑलरेडी पड़ा है, तो रूट नोड को एज इट इज पिक कर लेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, अब इसके पास क्योंकि अब क्या हो गया, इसके पास ऑलरेडी एक रेफरेंस भी है पिछला वाला कि भाई हमारे पास करंट ट्री में ये चीजें पड़ी हुई हैं और ये चीजें सही हैं, तो इनको हम यूज कर सकते हैं, राइट। फिर क्या करेगा, ये ऐप कंपोनेंट पे जाएगा और ऐप को यहाँ पे ऐड कर देगा। अभी भी देखो इन सब पे फिर से वही बिगिन वर्क ही चल रहा है, यानी कि यहाँ पे भी बिगिन वर्क आ गया, बिगिन वर्क ने रूट को पिक कर लिया। उसके बाद यहां से फिर से बिगिन वर्क आ गया जो ऐप पे चला गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहां से ये फिर से H2 की, यहां से फिर से H2 की तरफ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे चेंज होगा, यहां पे क्या होगा कि बिगिन वर्क आया तो सही, लेकिन ये क्योंकि इसको मार्क नहीं करा हुआ था नीडिंग चेंजेस के लिए, तो बिगिन वर्क क्या करेगा, प्रोसेस को और ऑप्टिमाइज करने के लिए इसको आगे इस नोड को कुछ भी प्रोसेस नहीं करेगा और सीधे सीधे इस पे क्या करेगा, कंप्लीट वर्क को कॉल कर देगा। तो यानी कि यहां पे इसने इमीडिएटली कंप्लीट वर्क को कॉल कर दिया, ठीक है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इस पे बिगिन वर्क ने आगे कोई काम करा, इसको सीधे बाईपास करा और कंप्लीट वर्क को इमीडिएटली कॉल कर दिया। इसको अंदर वो कुछ भी देखने के लिए नहीं गया और ना ही इस नोड को क्रिएट करने की जरूरत है, इसके रेफरेंस को उसे डायरेक्टली पिक कर लिया है, फाइबर ट्री के लिए भी और एक्चुअल अगर डॉम नोड में पुश करना है तो उसके लिए भी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये सेकंड इस पे जाएगा और ये देखेगा कि जो प्रोफाइल वाला कंपोनेंट है इसको मार्क करा हुआ था कि भैया इट नीड्स वर्क, ठीक है। तो अब ये इस पे बिगिन वर्क कॉल करेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें देखेगा कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए थे, ठीक है। तो जैसे चेंजेस के हिसाब से अब इसको ये जाके चेक करेगा और यहाँ पे इस पे जो सोए नेम था इसको सोफिया से अपडेट कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, ये यहाँ पे जब इसका सारा काम खत्म हो गया तो फिर से इस पे कंप्लीट वर्क कॉल कर देगा। ऑलराइट, अब जो ये वाला पार्ट था इसको मैं एज इट इज कॉपी करके पेस्ट कर लेती हूँ। क्यों करा मैंने ऐसा वो भी बता देती हूँ मैं आपको। अब जो ये वाला पार्ट था ना, यहाँ पे भी ये वाला पार्ट जो है ये ऑलमोस्ट सारा स्किप हो जाएगा। इस पे बिगिन वर्क कॉल तो होगा पर कंप्लीट वर्क भी इमीडिएटली कॉल हो जाएगा। ये वाला पार्ट जो है वो क्यों स्किप होगा, बिकॉज ये जो था ये हमारा लो प्रायोरिटी था और रिएक्ट अभी इस पे फोकस नहीं करना चाहता है। तो ये मार्क तो है कि दिस नीड्स वर्क, बट अभी जो सेकेंड वर्क इन प्रोग्रेस ट्री बना अपडेट्स को कमिट करने के लिए, उसमें इसको टच नहीं करा गया, सिर्फ यहां तक ही प्रोसेसिंग करी गई है। तो अब इससे क्या होगा, अब ये जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस ट्री है ये फिर से हमारा करेंट ट्री बन जाएगा, करेंट ट्री, ओके। और इस ट्री पे फिर कमिट फेज को परफॉर्म कर दिया जाएगा। तो यानी कि अब हमारे जो अपडेटिंग के टाइम पे एक रेंडर फेज था और एक कमिट फेज था। तो जैसे ये सारा अपडेट हो गया, डैशबोर्ड को छोड़ दिया, इसको कमिट करके पुश कर दिया जिससे यूजर इमीडिएटली इसको चेक कर सके, ओके। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर से रिएक्ट जाएगा इस पे। अब ये करंट ट्री बन गया, अब फिर से एक वर्क इन प्रोग्रेस ट्री क्रिएट करेगा बिकॉज वो देख रहा है कि भैया अपडेट के क्यू में एक काम अभी भी पेंडिंग है। शेड्यूलिंग फेज का क्या काम था, शेड्यूलिंग फेज का ये भी काम था ना कि चेक करना कि कुछ प्रायोरिटी अपडेट रह तो नहीं गया। तो भाई उसने देखा कि अभी डैशबोर्ड वाला अपडेट तो अभी तक पेंडिंग है, उसको भी परफॉर्म नहीं करा गया है। तो फिर से क्या करेगा, ये फिर से एक वर्क इन प्रोग्रेस ट्री क्रिएट करेगा, फिर से यहाँ पे जाके रूट नोड बनाएगा, ऐप नोड लेगा, H2 उठाएगा, प्रोफाइल पिक करेगा। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे ये वाला जो फेज था ना, जब इसमें कंप्लीट वर्क कॉल हो रहा था तो कंप्लीट वर्क कॉल होने के टाइम पे इसकी जो इफेक्ट लिस्ट थी जो हमने पहले बनाई थी उसमें अब इसने क्या करा, दोबारा जब ये इफेक्ट लिस्ट बनाता है ना तो केवल उन नोड्स की बनाता है जो अपडेट करनी होती है। तो जैसे H2 को अपडेट नहीं करना तो ये इफेक्ट लिस्ट में नहीं जाएगा, लेकिन प्रोफाइल को अपडेट करना है तो प्रोफाइल विल बी अ पार्ट ऑफ इफेक्ट लिस्ट। और डैशबोर्ड को तो इसने देखा ही नहीं, तो डैशबोर्ड विल ऑल्सो नॉट बी अ पार्ट ऑफ इफेक्ट लिस्ट। तो यहां से प्रोसेस ऑप्टिमाइज होगी कि कौन कौन सी नोड्स को या कौन कौन से डॉम एलिमेंट्स को अपडेट करके पुश करना है, ठीक है। तो फिर से आ जाते हैं कमिट फेज में, ये चला गया। अब फिर से ये जाएगा, फिर से दोबारा एक वर्क इन प्रोग्रेस ट्री क्रिएट करना स्टार्ट करेगा। अब मैं वो क्रिएट नहीं कर रही, आप खुद समझ सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से रूट नोड को पिक कर लेगा, ऐप को पिक कर लेगा, H2 के पास जाएगा, H2 में कोई अपडेट नहीं है, प्रोफाइल के पास जाएगा, प्रोफाइल में भी कोई अपडेट नहीं है। अब ये डैशबोर्ड की तरफ जाएगा, डैशबोर्ड को देखेगा, उसकी लोडिंग स्टेट को फॉल्स से हटा के ट्रू कर देगा और यहाँ पे भी जो हमारी लाइन थी इसको अपडेट कर देगा इससे डैशबोर्ड रेडी से, ठीक है। और फिर फाइनली इन चेंजेस को भी ले जाके कमिट कर देगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप
कहो तो मैं फिर से एक बार ये प्रोसेस को रिपीट कर देती हूँ। तो इनिशियली क्या होता है, आपको ये ट्री क्रिएशन की प्रोसेस समझ में आ ही गई होगी। इनिशियली क्या होती है, हमारी एक वर्क इन प्रोग्रेस ट्री क्रिएट होती है, जिसपे सारे फंक्शन कॉल होते हैं। बिगिन वर्क कॉल होता है, ये एक फाइबर नोड का ट्री क्रिएट करता है। बिगिन वर्क हर एलिमेंट के ऊपर जाता है, ऐप के ऊपर जाता है, H2 के ऊपर जाता है। बिगिन वर्क कॉल करता रहता है जब तक उसको नल ना मिल जाए एज अ चाइल्ड। फिर उन नोड्स पे कंप्लीट वर्क कॉल होना स्टार्ट होता है और एक्चुअल डॉम नोड्स क्रिएट होनी स्टार्ट होती हैं। सेकंड सिबलिंग पे जाएगा, सिबलिंग पे बिगिन वर्क कॉल होगा, फाइबर नोड क्रिएट कर देगा। उसके बाद वो चेंजेस को चेक करेगा, फिर कंप्लीट वर्क कॉल होगा और कंप्लीट वर्क एक्चुअल डॉम नोड्स को क्रिएट कर देगा। सिमिलरली फिर डैशबोर्ड पे जाएगा, फिर वापस ऐप के पास जाएगा, वापस रूट के पास चला जाएगा और हर किसी का एक फाइबर ट्री क्रिएट हो जाएगा। एक इफेक्ट लिस्ट क्रिएट हो जाएगी जिसमें कि एक लिंक लिस्ट प्रेजेंट होगी सारे उन नोड्स की या सारे उन एलिमेंट्स की जिनमें अपडेट परफॉर्म करना है। क्योंकि माउंटिंग का टाइम पे हमारा इनिशियल रेंडर है तो सारे ही नोड्स पे अपडेट परफॉर्म करना होगा। लेकिन एक बार ये प्रोसेस हो गई, नाउ रिएक्ट हैज अ रेफरेंस ऑफ एवरीथिंग। उसके पास फाइबर नोड्स प्रेजेंट है, उसके पास लिस्ट प्रेजेंट है। अब रिएक्ट क्या करेगा, पहले हाई प्रायोरिटी अपडेट्स को पिक करेगा। हाई प्रायोरिटी अपडेट्स को पिक करने के बाद उन चेंजेस को कमिट करेगा, हर एक नोड को रेंडर करेगा, एक दोबारा से एक वर्क इन प्रोग्रेस ट्री क्रिएट करेगा और इन चेंजेस को पिक करने के बाद फिर से कमिट कर देगा। और सिमिलरली फर्दर अपडेट्स के लिए एक वर्क इन प्रोग्रेस ट्री क्रिएट होगा, उसमें फिर से चेंजेस अपडेट होंगे और वो कमिट कर दिए जाएंगे। तो ये प्रोसेस चलती रहती है जब तक आपके सारे अपडेट्स जो है वो परफॉर्म नहीं हो जाते हैं। और एक चीज़ और गाइज, ये जो रेंडर फेज होता है ये सॉर्ट ऑफ एसिंक्रोनस होता है जिसमें आपकी प्रायोरिटी असाइन होती है, लेकिन जैसे ही चेंजेस कमिट होने के लिए रेडी हो जाते हैं, दिस इज अ सिंक्रोनस प्रोसेस जिसको कि इंटरप्ट नहीं किया जा सकता। मतलब आपके चेंजेस रेडी हो गए तो वो जिस फॉर्म में शेड्यूल हुए वैसे ही कमिट होते जाएंगे। तो बस यही था गाइज आज के वीडियो के बारे में। फाइबर को जितना हो सकता था मैंने उतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। कुछ कंफ्यूजन है फिर से जाके एक बार वीडियो देख लो, 100% आपको समझ में आएगा। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आज का कमेंट शाउट आउट जाता है इन लोगों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपको कुछ चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।